नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय डिनर डिप्लोमेसी। डिनर डिप्लोमेसी के बारे में आज बात करना बहुत ज़रूरी है। आप तो समझ ही गए होंगे कि डिनर डिप्लोमेसी किससे संबंधित है। जब कभी भी भारतीय इलेक्शन में या उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या जब बहुमत साबित करना होता है, तब उससे पहले अपनी अपनी पार्टियां किसी न किसी रूप में लोगों को बाड़ेबंदी करती हैं। आप पूछेंगे बाड़ेबंदी क्या होती है? बाड़ेबंदी होती है कि आ जाओ, खाओ पियो और फंस जाओ, किसी गेस्ट हाउस में रुक जाओ ताकि दूसरे लोगों से आपका संपर्क ना हो। तो लगभग इसी तरह की एक पार्टी रखी गई है जिसे कहते हैं डिनर डिप्लोमेसी। तो दो लोगों ने रखी थी, एक बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब ने, जो कि कल होनी थी, वो ऑलरेडी कैंसिल हो गई, और 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी रखने वाले थे तो वो भी कैंसिल हो गई। वो क्यों कैंसिल हो गई, इस पर बात करेंगे। और डिनर डिप्लोमेसी की मीनिंग के लिए हम नहीं ये वीडियो बना रहे हैं। हम वीडियो बना रहे हैं कि डिनर डिप्लोमेसी क्यों रखी गई, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं और बिफोर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी अपने 11 साल के कार्यकाल में इतने कमज़ोर कभी दिखे नहीं। पहले 2014 में जब वो आए थे तो बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ आए थे, और 19 में जब आए तो वो उससे बड़े मेजॉरिटी से आए, यानी किंग के रूप में आए। उनका जो कपड़े का पहनावा, उनकी जो बातचीत, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों को कैसे डील करना, वो सब नॉन बायोलॉजिकल था और ज़मीन पर वो पैर नहीं थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारतीय राजनीति से दूर थे। भारतीय राजनीति में थे वो। तो बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे कारण हुए कि डिनर डिप्लोमेसी क्यों रखनी पड़ रही है। 10 सालों के अंदर, यानी 11 सालों के अंदर उन्होंने बाहर तो अपने विरोधी पैदा किए ही थे, ऐसे पैदा किए कि वो सब एकजुट हो के लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यानी विद इन द पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर भी खींचातानी है। वो खींचातानी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब भी टॉप पोस्ट पे जब जाना चाहता है कोई, तो टांगें खींचनी पड़ती हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री अगर बनना है तो वो क्या करेंगे? वो टांगें खींचेंगे मोदी जी की। जब मोदी जी नीचे आएंगे तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अमित शाह उस दर्जे में नहीं आते हैं। उनकी टांग खींचने में केवल एक ही आदमी है इस समय, नितिन गडकरी, जो कि आरएसएस से संबंधित है। वो आरएसएस उनको समर्थन देता है, और आरएसएस के साथ में मोदी साहब के कैसे रिश्ते हैं जग जाहिर है, क्योंकि मोदी साहब किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानते। जबकि आरएसएस जो है वो पैतृक पार्टी है। पैतृक पार्टी का काम होता है कि सलाह देना, अपने बच्चों को या अपने नेताओं को गाइड करना कि आप ये करो, अब ये करो, ऐसे करो। लेकिन हमारे मोदी जी 2 बार जीत गए, फिर तीसरी बार जब जीत के आए, उनको ये बात रास नहीं आई कि मेरे 240 सदस्य क्या आ गए, आरएसएस हमको समझा रहा है। तो आरएसएस से एक अजीबोगरीब तरह की उनकी इस समय ठनी हुई है, जो कि ना आरएसएस बता रहा है और ना ही मोदी साहब बता रहे हैं। लेकिन एक्शन से आप पहचान सकते हैं। तो अब एक्शन क्या है कि 240 क्यों आए सदस्य पिछले लोकसभा इलेक्शन में? आरएसएस ने बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया कि इनको सबक सिखाया जाए, इनके लिए थोड़ा सा
रास्ता ऐसा रखा जाए ताकि ये हमको भी पूछ सकें, क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि हमको अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बिग स्टेटमेंट है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पैतृक पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए। लेकिन बीजेपी उसी से उत्पन्न हुई और उसी के कर कमलों के द्वारा वो बढ़ाई गई। और आरएसएस ने जब ऐसा इस लेवल का जब स्टेटमेंट दिया, वहाँ से अदावत शुरू हो गई आरएसएस में उनके चीफ भागवत साहब और मोदी साहब भी। मोदी साहब का मानना है कि गुजरात लावी सक्षम है, हम अकेले देख लेंगे। ईडी, चुनाव आयोग और जितनी भी एजेंसियां हैं उनके सहारे। लेकिन इधर राहुल गांधी ने जो बेंगलोर सेंट्रल की 7 विधानसभाओं में से किसी एक विधानसभा का जो हाल किया, 1,250,000 वोटों का जो उन्होंने सर्टिफाइड उन्होंने उदाहरण दिया, जिसकी आज तक ना इलेक्शन कमीशन ने खंडन किया, ना ही हमारे मोदी जी ने खंडन किया, या किसी भारतीय जनता पार्टी ने के किसी सदस्य ने भी खंडन नहीं किया, क्योंकि कर नहीं सकते। वो इतना बड़ा सबूत है कि हमने कुछ भी नहीं दिया इनको और इसके बावजूद भी सबूत ढूंढ लिया। कुछ भी नहीं दिया का मतलब न फुटेज दिए, ना वोटर लिस्ट दी, ना रीडेबल वोटर लिस्ट दी, केवल एक हार्ड कॉपी उन्होंने उसकी दी, जो कि उन्हें देना ही था। हार्ड कॉपी तो देंगे ना, तभी तो वो वोट पड़ेंगे, तो इसलिए वो मिली। तो राहुल गांधी और उनकी टीम ने उस पर ही वर्क किया कि जब कुछ नहीं है तो वहीं से कुछ निकालते। वो ऐसा निकाला कि वो इतना बड़ा सक्सेस बन गया और पूरे हिंदुस्तान में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में ये खबर पहुंच गई कि जो प्रधानमंत्री ने जो इलेक्शन जो जीता था वो कम से कम 75 से 80 सीटों के बीच में घपला हुआ है, जिसमें बनारस भी है, जिसका भी हाइड्रोजन बम के रूप में राहुल गांधी ने घोषणा की है कि हाइड्रोजन बम बहुत जल्दी आ रहा है। देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य लेते हैं। बहुत प्रमुख है कि हरियाणा होगा, महाराष्ट्र होगा, एमपी होगा, कर्नाटका की कुछ और सीटें होंगी और इन सब में दिल्ली भी होगा। अच्छा, इनके ऊपर बनारस होगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो बनारस से ही बनेगा कि मोदी साहब लोगों के द्वारा जीते हैं या मशीन के द्वारा जीते हैं। क्योंकि जब 7 राउंड तक वो जीत रहे थे, 7 से 8 राउंड तक अजय राय जी कांग्रेस के प्रत्याशी, तो अचानक से लाइट चली गई और उस लाइट को जाने के बाद वहाँ के शर्मा जी जो कि डीएम थे, क्या किया है, कैसे किया है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है और डीएम साहब जानते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट कुछ अलग से बताती है, ये उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि वोटर लिस्ट को भी काउंट किया जा सकता है। यहीं पे मात खा गए वो लोग। जैसे बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट पर उन्होंने जब पता किया तो इतने लोग निकले, एक आदमी 3-3 जगह वोट दे रहा, 4 जगह वोट दे रहा, एक एड्रेस पे इतने लोग रहते हैं कि अविश्वसनीय है। परिवार में अगर 7-8 लोग भी होते हैं तो उन्हें दूसरा घर लेना पड़ता है कि कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे। प्राइवेसी भी होती है, मैरिड परिवार होते हैं, कहाँ रहेंगे। तो इसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जाने कितने अनगिनत एड्रेसेस हैं जिनमें घर के एड्रेस पे 0 है, कितने ऐसे अनगिनत लोग हैं जो एक घर में 80 लोग हैं, 75 लोग हैं, 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं। एक हाथे के अंदर 4000 लोग हैं, 5000 लोग हैं। ऐसा ये राजीव कुमार के नेतृत्व में, जो कि पूर्व CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इतना अच्छी तरह से हैंडल किया। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछ दिया, पत्रकार नहीं यूट्यूबर ने, तो उसका जवाब वो शायरी से दे देते। पत्रकार तो सब उन्हीं के हैं, लेकिन वो
शायरी से जवाब देते थे। पता नहीं वो कहाँ है इस समय, गायब हैं, लेकिन ढूंढे ज़रूर जाएंगे। जैसे धनखड़ साहब को डर लग रहा था कि कहीं गायब तो नहीं कर दिए गए या हैं, लेकिन 1 महीने के बाद वो निकल के आए, लेकिन अभी तक वो खौफज़दा हैं। उन्होंने अभी कोई अपना स्टेटमेंट दिया नहीं। शायद 9 तारीख को देंगे, 9 के बाद देंगे, ज़रूर देंगे वो। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो जो हुआ है आप बीती तो सुनाएंगे, ये निश्चित है। लोग उनको नहीं छोड़ेंगे, पत्रकार उनको नहीं छोड़ेंगे, मिलने वाले उनको नहीं छोड़ेंगे कि बताइए क्या हुआ था। तो ये हुआ अभी तक। लेकिन अब आते हैं डिनर डिप्लोमेसी के मुख्य पॉइंट पर। डिनर डिप्लोमेसी यहाँ पर मोदी साहब को क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उनके घटक दल में 2 ऐसी बैसाखियाँ हैं जिनके सहारे वो चल रहे हैं, दाएं और बाएं। दाएं में है नायडू साहब, बाएं में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का 200% से ज़्यादा ये विश्वास है लोगों को कि केवल इलेक्शन का टाइम वो देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो पलटी मार जाएंगे। तो इसलिए वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। उनके सारे एक्शन से आप पता कर सकते हैं। राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा हुई थी, उसमें उनका इक्का दुक्का उनको दिखाना पड़ा कि इस यहाँ की परमिशन मत दो, वहाँ की परमिशन मत दो, नहीं तो वो स्मूथ दिखाई पड़ेगा तो कहेंगे बिल्कुल ही रास्ता साफ करके रखा। अदरवाइज उन्होंने कोई भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी उन्होंने होने नहीं दी और बहुत स्मूथली गए। 1-2 बार लाइट वाइट भी काट दी ताकि वो हाईलाइट बनी रहे कि न्यूज़ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा ऐसा किया। लेकिन हार्ड बार्गेनर हैं नायडू साहब। नायडू साहब इक्वालिटी हैं। उन्होंने हैदराबाद को सिटी बना दी जिसको बहुत दूर तक जानते हैं लोग, और उसको चमकाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद में जब वो बीच में आए थे, 10 साल रहे वो, और उन्होंने बहुत उसका विकास किया था। ऑफ कोर्स अभी रेवंत रेड्डी है वहाँ, रेवंत रेड्डी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं कि विकास कैसे किया जाता है। मांगे अपनी मनवा लेते हैं। 7 साल पहले भी उन्होंने मोदी जी का साथ छोड़ा था किसी बात पर, उन्होंने एनडीए से वापस चले गए, लेकिन पिछला इलेक्शन उन्होंने एनडीए के ग्रुप में रहते हुए लड़ा, और लड़ने के कई कारण थे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस लगभग जीरो है, लगभग नहीं जीरो ही है। और जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जगन रेड्डी साहब, तो उनके अपोजिशन में किसी एक को तो लड़ना ही था। जब लड़ना था तो इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनना था। अब लड़ाई वहाँ क्या है? लड़ाई वहाँ ये है कि हमको पैसा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए। विशेष पैकेज में हमको राजधानी बनानी है, राजधानी उनके मन की बननी है, और बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। जब ये यहाँ से मिल नहीं रहा है, विशेष पैकेज चाहिए उनको, तो विशेष पैकेज के लिए ये मान नहीं रहे हैं, बार बार उनको आना पड़ता है। अब अभी तक तो उन्होंने शांति बनाए रखी, लेकिन विपक्ष की हलचल से, ये धनखड़ साहब के इनिशिएटिव से, जैसा कहा जाता है सोशल मीडिया में कि उन्होंने नारा लंकेश से बात की, उससे पहले किसी मैसेंजर से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी बात की कि इस समय कुछ कर सकते हैं। तो ये हलचल इन लोगों ने देख ली, समझ में आ गई, तुरंत ही धनखड़ साहब को इन्होंने धमकी दे के इस्तीफा दिलवा दिया। तो कुल मिला के स्थिति ये बनी है कि ना एनडीए में इनका कोई सगा है, ना ही विपक्ष में कोई सगा है, सिवाय स्लीपर सेल के। तो मोदी साहब को भी ये घबराहट है कि नायडू साहब अपने 16 आदमी और 2 जनसेना के 18 आदमी क्या लेके उड़ जाएंगे, या वोट नहीं करेंगे, या उधर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन की तरफ। अगर ऐसा होता है तो सरकार में बहुत बाधा आ जाएगी। लेकिन मैं आपको गारंटी बताता हूँ कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि 62 सीट का अंतर है, 62 लोगों का अंतर है, 62 सांसदों का अंतर है। कितने आप गिराओगे? इसमें बीजेपी में 7-8 आदमी बैठे होंगे जो वोट नहीं देंगे, या गडकरी साहब के आसपास 10-12 लोग होंगे, 18 उनको जोड़ लो, फिर भी 30 आदमी है। और नीतीश कुमार की मजबूरी है, अभी वो
पंगा ले नहीं सकते, क्योंकि नवंबर तक उनको साथ में रहना है। तो कहीं भी कोई समस्या है नहीं। अगर थोड़ी बहुत समस्या आई भी तो फिर दूसरी तरफ भी स्लीपर सेल में करीब 15 से 20 आदमी हैं, वो उनका साथ दे देंगे। ऑलरेडी अमित शाह साहब ने अपना शुरुआत कर दी है। सपा के एक सांसद को फ़ोन करके बधाई दी जन्मदिन की, उनको जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन धनखड़ साहब के स्वास्थ्य के कारण, बिगड़े स्वास्थ्य के कारण जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनसे मिलने की अभी तक हिम्मत नहीं कर सके, न मोदी जी न अमित शाह। तो ये राजनीति के रंग है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखी जाती है। तो नायडू साहब को भी क्या अपॉर्चुनिटी है कि अपने पुत्र को, नारा लंकेश को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और स्वयं वो केंद्र में या तो टॉप 2 या 3 पोस्ट में से किसी एक को लेना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिला तो वो विड्रॉ कर जाएंगे। अगर मिल गया तो वो रेडी हो जाएंगे कि नहीं, हमको पैकेज भी मिल गया, हमको राजधानी बनाने के लिए पैसे भी मिल गए, हमारा लड़का चीफ मिनिस्टर हो गया, मैं भी इधर आ गया, सब सेट है। फिर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हार्ड बार्गेनर है। अगर इधर कुछ भी नहीं मिला तो उधर तो वो मुँह बाए बैठे हुए हैं कि आ जाओ, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए पहले नड्डा साहब को दिया गया कि आप ले लो, टटोलो कौन कितना है, लेकिन वो इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि जब अगर 5 आदमी भी नहीं आए, 15 आदमी भी नहीं आए, है 62 का प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन ये मैटर चला जाएगा एनडीए के घटक दलों के अंदर और अंदरूनी पॉलिटिक्स में जो विरोधी लोग हैं, जैसे गडकरी कैंप है, उनको पता चल जाएगा तो और हाथ पर मारेंगे, 5-7 और बढ़ जाएंगे, तो उनकी एक साख को गिरेगी। तो इसलिए उसको कैंसिल किया। फिर मोदी साहब को अचानक राष्ट्रपति से मिलना पड़ा, रात को एक ऑड आवर्स में मिलना पड़ा। ज़रूर कोई गहन चिंता का विषय होगा। आने के बाद वो उनकी वो डिनर डिप्लोमेसी पार्टी कैंसिल कर दी गई। तो या तो वो बहुत गहरे संकट में है, या उनके अंगगणित पूरी है, और या फिर इस्तीफा देने वाले हैं, या मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इधर ज्ञानेश कुमार भी कह चुके होंगे कि भाई हम इतना नहीं संभाल पाएंगे, छोटी सी जान है, हम अकेले आदमी हैं और हम इतना नहीं झेल पाएंगे। तो आप ऐसा करो कि बीच का रास्ता निकाल लो, या तो आप मध्यावधि चुनाव की तरफ चलो, या आप कुछ दूसरा रास्ता निकालो, मैं इतना नहीं संभाल पाऊँगा। अभी एक ताज़ा सीआईडी की खबर आ गई। अब सीआईडी क्या है, सीआईडी अब जांच करेगी, उस पर विरोध कर रहे हैं वो, क्योंकि अब तो पकड़े जाएंगे। उधर कर्नाटका ने क्या किया, कर्नाटका बैलेट पेपर से निकाय चुनाव करवाएगा। तो इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर, और जितने भी ये करता धरता थे इधर उधर, सब ये मैनेज करते थे, सबके पसीने आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रेशर ये लोग हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए मोदी साहब ने कैंसिल किया। देखा जाएगा, अगर वो जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ेंगे, और विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिरती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको एनालिसिस करके इस पर डिस्कस करें। आपसे अच्छा कोई नहीं है जिससे हम डिस्कस कर सकें और अच्छी से अच्छी बात कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।